अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। आप और मैं यहाँ मिलकर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें हम इक्विलिब्रियम तक पहुँच गए हैं। अब हमने ये देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दो फैक्टर्स की आज के सेक्शन में हम बात करेंगे, एक है टेम्परेचर और साथ ही दूसरा है कैटलिस्ट। दोनों का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी किया जा सकता है। होते हैं ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जिनसे क्या होता है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। इसके लिए एक प्रिंसिपल यूज़ होता है, जिस प्रिंसिपल को कहते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल में बात ही कुछ ये होती है कि इफ़ यू ब्रिंग अ चेंज टू अ सिस्टम, द सिस्टम रिएक्ट्स इन अ वे टू अपोज द चेंज। मतलब सिस्टम आपके पास उस चेंज के ऑपोजिट रिएक्ट करेगा ताकि उस चेंज का इफेक्ट नलिफाई कर सके, उस चेंज की वजह से जो इफेक्ट आ रहा है उसको कैंसिल आउट कर सके। अब क्या होता है कि आप बहुत सारे फैक्टर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे आप टेम्परेचर का चेंज कर सकते हैं, कैटलिस्ट की भी अक्सर बात की जाती है कि वो भी थोड़ा रिएक्ट करता है। प्रेशर से आप चेंज कर सकते हैं, आप कॉन्सेंट्रेशन से भी चेंज कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करें, आपका इक्विलिब्रियम इफेक्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्यों इफेक्ट हो रहा है, ये बात समझनी बड़ी ज़रूरी है। देखें, इक्विलिब्रियम की क्या बात हमने की थी कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होगी, पहली बात। दूसरी बात हमने ये की थी कि हमारे पास अमाउंट्स या कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। अब अगर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस चेंज होंगी, तो फिर आप खुद सोचें कि इक्विलिब्रियम अफेक्ट नहीं होगा। इक्विलिब्रियम बिल्कुल अफेक्ट होगा। वहाँ पे अप्लाई होगा ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी चेंज किस तरह से अफेक्ट देता है। अब ली शैटलियर प्रिंसिपल में क्या होता है कि हम एक तो फैक्टर्स को पढ़ते हैं ना, साथ हम ये भी देखते हैं कि चेंज क्या आएगा। जब भी चेंज आता है ना स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि चेंज तब तक कंटिन्यू करता है और चेंज की वजह से रिएक्शन तब तक कंटिन्यू करता है जब तक कि रिएक्शन दोबारा इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। तो रिएक्शन ने तो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, आप जो चेंज ला रहे हैं रिएक्शन ने उसके अगेंस्ट फाइट बैक ज़रूर करना है। सबसे पहला जो इफेक्ट जिसकी हम बात करते हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए बड़ा ज़रूरी है एक और कॉन्सेप्ट समझना, जो है ये कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम सुन के परेशान नहीं होना, मुश्किल चीज़ें ये भी नहीं है। देखें, आपका जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है ना, तो उसने क्या किया, प्रोसीड किया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड पे गया, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे चला गया, मतलब रिएक्शन जहाँ तक जाना था वहाँ तक पहुँच गया। अब उसने जहाँ तक जाना था वहाँ पहुँचने के बाद या तो आपका रिएक्शन अपने अंदर से हीट निकालेगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वो गर्म हो गया है, या वो सारा का सारा जो रिएक्शन मिक्सचर है वो अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको लगेगा कि अब कंटेनर बड़ा ठंडा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर का इफेक्ट हर रिएक्शन में ही होता है। रिएक्शन प्रोसीड जब कर लेता है ना, तो उसके बाद कोई ना कोई टेम्परेचर का इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का पहले तो सबसे पहले आप वर्ड ब्रेक डाउन करें। एक्सो का मतलब होता है टू गिव आउट, ठीक है, और थर्मिक का मतलब है हीट। तो क्या चीज़ गिविंग आउट हो रही है, हीट की गिविंग आउट हो रही है। हीट की जब भी हीट निकलती है किसी सिस्टम से, तो वो चीज़ अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये बात समझ में आई कि एक्सोथर्मिक का मतलब है कि सिस्टम में से हीट निकल रही है और हीट के निकलने की वजह से वो सिस्टम सराउंडिंग से ज़्यादा गर्म हो जाएगा। वो कैसे हो रहा है, यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा। एंडोथर्मिक का जब वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं तो एंडो का मतलब है टू टेक इन हीट, मतलब अपने अंदर लेना, और हीट मैंने पहले ही बोल दिया, लेकिन थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो एंडोथर्मिक का मतलब है अपने अंदर सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेना। सारी की सारी हीट जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो कोई हीट बचती नहीं है सराउंडिंग में देने के लिए, तो वो रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, ठंडा होता है अपने सराउंडिंग से। जब आप उसको हाथ लगाएंगे आपको पता लग जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ होगा तो वो ठंडा होगा, और अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो वो गर्म होगा, और अगर वो बहुत गर्म हुआ तो आपके हाथ जल भी सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये एग्जाम्पल देने के लिए आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे एंडोथर्मिक और कैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम, याद रखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट एंडोथर्मिक पे और तरह से होगा, एक्सोथर्मिक पे और तरह से होगा। अगर मैं यहाँ बोलती जाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगी और आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरह से करना है। तो चलते हैं लाइट बोर्ड पे और देखते हैं कि किस तरह से क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होता है एंडोथर्मिक पे और साथ साथ एक्सोथर्मिक पे। तो स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
क्योंकि रिएक्शन की टाइप्स दो हैं, जब रिएक्शन की टाइप्स दो हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास डिफरेंस भी दो तरह के आएंगे, डिफरेंट आएंगे दोनों ही डिफरेंसेस। अब होता क्या, सबसे पहली बात तो आप सबको याद हो गई कि एक्सोथर्मिक की जो एनर्जी है वो हमेशा माइनस के साइन के साथ रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। साथ ही साथ एंडोथर्मिक की जो एनर्जी है वो प्लस के साइन के साथ रिप्रेजेंट होगी। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है आप लोगों के लिए, ये है कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस क्या होता है पहले उसकी थोड़ी सी आप समझ ले। होता क्या, देखें केमिस्ट्री में ना हमेशा बेसिक समझ के चले ना तो सारा का सारा प्रोसीजर समझना आसान हो जाता है। अब ये रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा रही हूँ, थोड़ा सा बस हम रिएक्शन का गो थ्रू कर लेते हैं। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है जिसमें एक एसिड मैन्युफैक्चर होता है। एसिड हमारे पास H2SO4 है, याद रख लेना H2SO4 एक बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट एसिड है, और सिर्फ इम्पॉर्टेंट एसिड नहीं, ये केमिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारे पास एक कांटेक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, और कांटेक्ट प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। जो चीज़ बनाने की कोशिश की जा रही है ना वो है H2SO4। यहाँ पे खैर आपने ये पूरा का पूरा रिएक्शन तो नहीं पढ़ना, हमने तो सिर्फ ये देखना है कि H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग तक एक इसमें प्रोसेस हो रहा है जो जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जा रहा है बाय एडिंग ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसमें आप देखें मैंने जो इसकी हीट एनर्जी लिखी है आपने हमेशा इसी तरह लिखना है, डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है कि जो नेट एनर्जी है, मतलब एंड पे जो एनर्जी आई है और वो हीट कितनी आई है जब इस रिएक्शन ने प्रोसीड किया, वो आई है आपके पास -197। अब माइनस का साइन हमेशा आपको पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर ये साइन माइनस का एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जो भी फिनोमिना पढ़ेंगे वो इस चीज़ को माइंड में रख के पढ़ेंगे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ये बात समझ में आ रही है कि आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को जब स्टडी करना है तो पहले इस बात पे गौर करना है कि जो आपके पास रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं कि ये इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन पे सबसे पहला जो हमने इफेक्ट डाला वो ये है कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने इसको हीट देनी शुरू कर दी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास ये रिएक्शन अब ऑपोजिट साइड पे चलना शुरू हो जाएगा। पहले वो किस साइड पे चल रहा है, पहले वो प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड मैन्युफैक्चर कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको हीट देना शुरू करेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्टेंट साइड पे जाना लग जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे ये रिएक्शन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया है, और जब तक अब ये इक्विलिब्रियम अपने आप को वापस मेंटेन नहीं कर लेता तब तक कोई ना कोई डायरेक्शन तो ये लेगा ना, या तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा या ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन अगर आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो आप सबने याद रखना है कि हमेशा ये रिएक्टेंट साइड पे वापस जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे वापस जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्टेंट साइड पे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उनकी क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। एक और छोटी सी बात आप सबने याद रखनी है कि इसको एक्सोथर्मिक हम कब कह रहे हैं, जब ये प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये प्रोडक्ट साइड पे आ रहा था तो ये एक्सोथर्मिक था, अब अगर ये रिएक्टेंट साइड पे जा रहा है तो ये एंडोथर्मिक है। तो क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल, क्योंकि देखें आप वही चीज़ है, सिर्फ हमने क्या किया, थोड़ा सा ऑपोजिट कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले जब वो राइट साइड पे आया, प्रोडक्ट साइड पे आया, तो मैंने आपसे कहा कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर एक रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड पे वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो अगर आप इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हीट देंगे तो ये एंडोथर्मिक साइड पे मूव करेगा, मतलब ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? अब आप पूछेंगे कि मिस अगर हम जब एक रिएक्शन देख रहे होते हैं और आपने जो हमें ये एक्सो और एंडोथर्मिक का डिफरेंस बताया है तो ये कौन सी साइड को कंसिडर किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट साइड को कंसिडर किया जा रहा है या रिएक्टेंट साइड को? तो आप सबने याद रखना है कि सबसे पहले जब हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन समझने हैं ना, हमारा मकसद क्या है, हमारा मतलब क्या है कि ये जा रहा है प्रोडक्ट साइड पे। तो प्रोडक्ट साइड पे जाने की वजह से वो एक्सो है या वो एंडो है, इस चीज़ की हमने बात की थी। जो हमने पहले बात की ना कि टेम्परेचर के इफेक्ट को पढ़ने से पहले समझना ज़रूरी है कि रिएक्शन दो तरह के होते हैं, या एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो वो हमने बात की कि अगर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है, अब क्योंकि यहाँ पे आप देखें रिएक्टेंट्स है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन,
जब ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे सल्फर ट्राईऑक्साइड की तरफ, तब हम कहेंगे कि ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। लेकिन जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, ये रिवर्स साइड पे जाएगा, ये प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट साइड पे जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट साइड पे एक्सोथर्मिक था तो यहाँ पे ये एंडोथर्मिक नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? सिर्फ ऑपोजिट करना है, कोई नई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना ये बात सुनकर कि अभी तो हम इसको एक्सोथर्मिक कह रहे थे, अब हम इसको एंडोथर्मिक क्यों कह रहे हैं। वही बात है, सिर्फ करना क्या है आपने कि क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड पे एक्सो था, अब आपने उसको ऑपोजिट कर दिया, क्योंकि रिएक्शन को रिएक्टेंट साइड पे ले गए, आपने उसको एंडो कह देना है, बस ऑपोजिट कर देना है। ठीक है, ये इफेक्ट है टेम्परेचर इंक्रीज करने का। अब हम अगर इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, इसी का टेम्परेचर डिक्रीज करने से कुछ होगा ये कि आपका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, मतलब वो एक्सोथर्मिक साइड पे ही रहेगा। ये बात समझ में आई? मैं वही बातें रिपीट कर रही हूँ, लेकिन उनको केमिस्ट्री लैंग्वेज में 2-3 तरीकों से रिपीट कर रही हूँ, ताकि अगर आपसे पेपर में कोई भी तरीका पूछा जाए या वैसे ही कोई पूछ लेता है तो आपको एक्सप्लेन करना आता हो। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब है कि आपका ये रिएक्शन जो पहले से एक्सोथर्मिक है, ये प्रोडक्ट साइड पर जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, मतलब ये एक्सोथर्मिक साइड पर ही मूव करेगा और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ने लग जाएगी। अब आप पूछेंगे कि मिस ये रिएक्शन होगा कब तक? ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, वो रिएक्टेंट साइड पे गया, टेम्परेचर डिक्रीज किया, वो प्रोडक्ट साइड पे आया, लेकिन ये होगा कब तक रिएक्शन? तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि आप, सबसे पहली बात तो ये कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो पहले कहीं पर उसको रोकें तो सही। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो फिर रिएक्टेंट साइड पे बनता जाएगा, प्रोडक्ट कम होते जाएंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा होते जाएंगे। लेकिन हर चीज़ की क्योंकि एक लिमिट है, इतने तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी नहीं पड़े हुए कि वो टूटे ही जाएंगे और आप बढ़ाते जा रहे हैं टेम्परेचर। तो इतनी सी बात आपने याद रखनी है कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और रिएक्टेंट्स बन रहे होंगे, तो ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करेगा जब तक आपका ये रिएक्शन दोबारा से इक्विलिब्रियम ना अटेन कर ले। ये बात समझ में आई? डबल हेडेड एरो आपको रिप्रेजेंट करके बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया था तो इसने ये एक्सोथर्मिक हो गया, -197 इसकी एनर्जी हो गई। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, रिएक्टेंट साइड पे मूव करने लग जाएगा और तब तक मूव करेगा जब तक ये दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर लेता। ठीक है, तो हमने जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की, उसके बारे में आप सबने याद रखना है कि चेंज को तब तक फाइट करेगा आपका सिस्टम जब तक वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच जाता। ये उसका फेट है, ये आप यूं समझ लें कि वो चाहता है कि बस वो इक्विलिब्रियम पे रहे। हर चीज़ केमिस्ट्री में जो आपने पढ़नी है ना, बस इतना याद रखना है कि हर चीज़ इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहती है, वो हर चीज़ बैलेंस स्टेट चाहती है। इक्विलिब्रियम तो हम केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं ना वर्ड, लेकिन हर चीज़ बैलेंस स्टेट चाहती है। तो आपका रिएक्शन ये नहीं है कि अब रिएक्टेंट्स ही बनते जाएंगे, फिर रिएक्शन को समझ नहीं आएगा, वो प्रोडक्ट्स ही बनाता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम पे लाजमी पहुंच जाएगा। ये बात समझ में आई? अब हमने डिस्कस कर लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर डिक्रीज का क्या इफेक्ट होता है। देख लेते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में मैंने सोचा कि क्यों ना आप सिर्फ इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को याद कर लें, तो मैंने आपके लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ना कोई इक्वेशन नहीं ली है, हम सिर्फ एक जनरल रिएक्शन कंसिडर कर लेंगे, A+B इज फॉर्मिंग C। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, C की प्रोडक्शन हो रही है और जो डेल्टा H हमारे पास हीट निकल रही है वो उस आ रही है आपके पास प्लस की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H माइनस था, हमने बात कर ली माइनस मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे डेल्टा H प्लस है, प्लस का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन पे अगर मैं हीट इंक्रीज करनी शुरू कर दूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करूँ, तो स्टूडेंट्स आप सब ने याद रखना है कि आपका जो इफेक्ट होगा आप टेम्परेचर का, वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। कैसे भला? देखें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे मूव कर रहा था ना, अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे मूव करेगा। बात समझ में आई? बिल्कुल उसका ऑपोजिट कर देना है, बातें वही है, बस ऑपोजिट कर देनी है। एक अगर आपको एक्सोथर्मिक समझ आ जाएगा तो एंडोथर्मिक तो सिर्फ उसका कंप्लीट ऑपोजिट है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सो मूव कर रहा था रिएक्टेंट साइड पे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मूव करेगा प्रोडक्ट साइड पे। साथ ही साथ टेम्परेचर के डिक्रीज से आपका जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था ये प्रोडक्ट साइड पे मूव कर रहा था,
तो अब आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे मूव करेगा। तो याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं और डिक्रीज से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर के इंक्रीज से आपके पास बन रहे हैं प्रोडक्ट्स और टेम्परेचर के डिक्रीज से बन रहे हैं रिएक्टेंट्स। ऑपोजिट है, एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट है, ठीक है। अगर आपको एक्सो समझ आ जाता है, एंडो को ऑपोजिट कर लें। अगर आपको इजीली एंडो समझ आ जाता है तो एक्सो को ऑपोजिट कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो बस याद रख लेना है कि एक्सोथर्मिक का पता कैसे चलेगा कि आपके पास ये डेल्टा एच गिवन हो, माइनस का साइन हो, फिर आपने देख लेना कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। साथ ही साथ एंडो का कैसे पता लगेगा, प्लस का साइन हो और टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेना है। अब इसके बाद एक और फैक्टर आता है जो कुछ समझते हैं लोग कि उसका इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। लेकिन अब कैटलिस्ट की हम बात करते हैं कि इसका क्या इफेक्ट होता है, कैसे इफेक्ट होता है और क्यों समझा जाता है कि इसका इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट होता क्या है। देखें, केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है कैटलिस्ट का, और कैटलिस्ट किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जो आपको हेल्प आउट करेगा रिएक्शन प्रोसीड करवाने में, ठीक है। कैटलिस्ट ने क्या करना है, कुछ भी नहीं कैटलिस्ट ने करना, कुछ भी नहीं करना। कैटलिस्ट जैसे है वो वैसे का वैसे रहेगा। आपके सामने जो मैंने रिएक्शन लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ये रिएक्शन हैबर्स प्रोसेस कहलाता है क्योंकि इसमें अमोनिया की मैन्युफैक्चर करनी होती है। हैबर प्रोसेस इस रिएक्शन का नाम है। अगर आपको नाम आते होंगे तो केमिस्ट्री की ज़रा समझ बूझ ज़्यादा हो जाएगी, तो नाम भी याद कर लें। ये हैबर्स प्रोसेस है, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रोसेस था, ठीक है। ये बात याद रख लेनी है, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और वो हैबर्स प्रोसेस है। ये वो वाले प्रोसेस नहीं है कि जो आपके पास सिर्फ लेबॉरेटरी में हो रही हैं, इंडस्ट्रियल रिएक्शंस हैं, इसलिए इनके डिफरेंट और यूनिक से नेम्स हैं, ठीक है। आपने बस कोशिश करनी है कि इनके ये नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और हैबर प्रोसेस में आपके पास अमोनिया बनता है। अमोनिया क्योंकि आगे बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है, इस वजह से हैबर प्रोसेस में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दी ताकि आपको पता हो कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कैटलिस्ट की। देखिए, कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ है जिसने रिएक्शन को ना स्पीड अप कर देना है, उसकी स्पीड बढ़ा देनी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो स्पीड अप किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। मतलब क्या कि अगर आप अमोनिया बनाना चाह रहे हैं, आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया है, तो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आई? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? कैटलिस्ट कुछ नहीं कर रहा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। आपका कैटलिस्ट ना रिएक्टेंट साइड पे किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, ना प्रोडक्ट साइड पे करेगा। आपका कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ में आई? कैटलिस्ट ने क्या करना है, इट इंक्रीजेज स्पीड ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। स्पीड कह लें, रेट कह लें, एक ही बात होती है। क्योंकि इसने स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ा देनी है, इस वजह से कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। और ये उन फैक्टर्स में काउंट होता है कि जो इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं वो हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अपना इफेक्ट छोड़ सकती हैं, असर छोड़ सकती हैं। तो कैटलिस्ट ने क्या करना है, इसने अपना इफेक्ट इस तरह से छोड़ना है स्टूडेंट्स कि इसने स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर देनी है। अब हैबर्स प्रोसेस में हम सब चाहते हैं कि अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बने। इसका क्या मतलब हुआ कि अब क्या होगा हैबर्स प्रोसेस में, जब आपने कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट कौन सा डाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आयरन डाल दिया। आयरन इस रिएक्शन का कैटलिस्ट है। आयरन ने ना तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, ना हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, ना आयरन ने अमोनिया के साथ रिएक्ट करना है। मतलब आप जिस रिएक्शन मिक्सचर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके बैठे हैं ना, उसमें अगर आपने आयरन डाल दिया है, आयरन किसी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन एकदम से स्पीड बढ़ा देगा। ये बात समझ में आई कि तो कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है केमिस्ट्री में। अब मैंने आपसे कहा था केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि जो अचानक से डिस्कवर हो गई, हर चीज़ ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट होती है। कैटलिस्ट का फिनोमिना आता कहाँ से है? हम सबकी बॉडीज़ में, बल्कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप सबने याद रखना है कि रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए जो कैटलिस्ट होते हैं उनको कहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। ये बात आप सबने याद रखनी है। ह्यूमन बॉडी का कैटलिस्ट को कहते हैं एंजाइम्स। आप अपनी बायोलॉजी में ये पढ़ेंगे भी, एंजाइम्स कहते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं कि एंजाइम्स स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देते हैं। क्यों करते हैं? एंजाइम्स की क्या ज़रूरत है ह्यूमन बॉडी में? देखें, डेली बेसिस पे कितनी एक्टिविटीज़ आप पर मैं परफॉर्म करते हैं, कितने काम करते हैं। अगर हमारी बॉडी के रिएक्शन स्लो हो जाएंगे तो क्या ये एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर सकेंगे?
नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए क्या है कि नेचर ने बॉडी में ऑलरेडी एंजाइम्स रखे हुए हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। हमारी बॉडी में जितने रिएक्शंस होंगे वो फास्ट होंगे। तो यहीं से साइंटिस्ट को पता चल गया कि अच्छा कैटलिस्ट क्या करते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, चलें ये फास्ट कर देंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो केमिस्ट्री लैब के रिएक्शंस को फास्ट कर सके, उसको नाम दे दिया कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट और एंजाइम्स याद रखना है एक ही चीज़ है, लेकिन आपकी बॉडी में जब इन कैटलिस्ट की बात होगी तो इनको एंजाइम्स कहना है। ठीक है, ये तो चले बायोलॉजी वाली बात होगी। अभी हम बात करें कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट ने बस क्या करना है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कैटलिस्ट ने आपके रिएक्शन को इतना स्पीड अप कर देना है कि आपका रिएक्शन बहुत जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि आपका रिएक्शन सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे जाएगा, हो सकता है वो रिवर्स भी आए। देखे ना, ये डबल हेडेड एरो है, आपको समझ आ रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपका रिएक्शन क्या करेगा, कैटलिस्ट डाला, फौरी अमोनिया बनना शुरू हो जाएगा। NH3 को अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अमोनिया बहुत फास्ट बनेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जितना अमोनिया ब्रेक डाउन होना है वो भी बहुत फास्ट हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपका इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्या है कैटलिस्ट की? देखें, कैटलिस्ट की ज़रूरत यह है कि आप एक रिएक्शन को अलाउ नहीं कर सकते कि 10-12 घंटे चलता ही रहे। इंडस्ट्रियल स्केल पे जब इतनी ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है ना किसी चीज़ की, तो फिर ये नहीं होता कि आप कहें ठीक है रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, करता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको चाहिए होता है कि वो रिएक्शन जल्दी प्रोसीड करे, जल्दी प्रोडक्ट्स बने, ताकि आप और रिएक्टेंट्स डालें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बने। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे रिएक्शंस को फास्ट करने की बड़ी ज़रूरत होती है। तो कैटलिस्ट का इफेक्ट याद रखना है कि ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंचा देता है। अब इक्विलिब्रियम पे जल्दी पहुंचाएगा, ऑलरेडी जितने रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, तो क्या होगा, आप और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स देंगे, रिएक्टेंट्स और डालेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे। इंडस्ट्रियल स्केल पे जो रिएक्शन हो रहा है वो ज़्यादा तेज़ होगा। इसका मतलब अमोनिया बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। किस वजह से, कि आपने कैटलिस्ट डाल दिया है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप सबने याद रखना है कि उसको देखने के लिए सबसे पहले पता होना ज़रूरी है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ आप सबने याद रखनी है कि कैटलिस्ट आपके इक्विलिब्रियम तक जल्दी पहुंचाता है, लेकिन ये कोई और इसका इफेक्ट नहीं है। ये नहीं है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता। ये बस क्या करता है, रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर देता है ताकि वो रिएक्शन बहुत ही जल्दी अपने इक्विलिब्रियम तक पहुँच जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने जो बात की जिन दो फैक्टर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोबारा देखें, दोबारा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। याद रहना चाहिए कि क्या इफेक्ट आ रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करें वही हम बात करें। आप इन दो को रिवाइज करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।